हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था बताओ शाबाश? डायोड, पी जंक्शन डायोड, यानी एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कंबाइंड टुगेदर दे आर नोन एज पी जंक्शन डायोड। यहाँ पर कंबाइंड का मतलब ये नहीं है कि उन दोनों को जस्ट चिपका दिया जाए। कल हमने मेथड्स भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार से पी जंक्शन डायोड बनाया जाता है हमारी। अब हम जो पी जंक्शन डायोड्स हैं उसमें एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से यूज। एक तो ऑर्डिनरी डायोड हो गया जिसकी हमने कल बात की थी। इसके अलावा कुछ पी जंक्शन डायोड्स और हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले बेटे जीनर डायोड। सबसे पहले क्या है? जीनर डायोड। जीनर डायोड को स्पेशली रिवर्स बाइसिंग में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज हम 4 प्रकार के डायोड्स की बात करेंगे। जीनर डायोड, इसके बाद में हम जीनर डायोड के बाद में 3 हमारे पास ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मींस जिसमें लाइट से रिलेटेड कोई ना कोई कंसेप्ट है। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फोटो डायोड की, उसके बाद हम बात करेंगे एलईडी की यानी लाइट एमिटिंग डायोड, उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे सोलर सेल। इज इट क्लियर टू यू ऑल? और ये चारों ही डायोड है। ये चारों ही क्या है बच्चों? पीएन जंक्शन डायोड ही है। बस इनमें और ऑर्डिनरी डायोड में थोड़ा सा जो फर्क है उसकी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 मार्क्स में कई बार आ जाता है क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जीनर डायोड या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फोटो डायोड या सोलर सेल या समथिंग एल्स। एक इसमें जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज करते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन हाउ जीनर डायोड कैन वर्क एज वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे काम करता है, एक्सप्लेन करें। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीनर डायोड होता क्या है। तो सबसे पहला काम तो है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, जीनर डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड ही है। जैसे हमारा ऑर्डिनरी डायोड है ना, ये भी वैसा ही एक डायोड है। ये भी पीएन जंक्शन है एक्चुअली, बट उसमें और इसमें फर्क ये है कि ऑर्डिनरी डायोड रिवर्स बाइसिंग में काम नहीं करता। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट से वो बर्न हो जाता है। बट ये थोड़ा सा हाई डोपिंग करके बनाया गया होता है। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये रिवर्स बाइसिंग के अंदर बर्न ना करे, काम कर सके, वर्क कर सके। सो इट इज ए स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शन डायोड which works in reverse biasing, which works in reverse biasing। फॉरवर्ड बाइसिंग में ये ऑर्डिनरी डायोड की तरह ही काम करता है। तो पहला काम तो क्या हो गया बेटे, इसकी डेफिनेशन। मुझे उम्मीद है आप लिख पाएंगे। इट इज ए डायोड which is designed specially to work in reverse biasing। Is it fine? ठीक है जी। नंबर 2 बात, इसका सिंबल, सर्किट सिंबल। इसका सर्किट सिंबल कैसा है बच्चे? लाइक दिस। यानी ये जो n के लिए हम लीनियर लाइन बनाते थे उसकी जगह Z शेप का एक लाइन बनाना है। इज इट क्लियर? तो ये जीनर डायोड का सिंबल है। कोई डाउट किसी बच्चे को? रही बात इसकी बाइसिंग की, तो ये किस बाइसिंग में काम करता है? रिवर्स बाइसिंग। किस बाइसिंग में काम करता है? रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में हमें क्या करना है? बोलो शाबाश। P रीजन को नेगेटिव से जोड़ देना है और N रीजन को पॉजिटिव से जोड़ देना है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये हमारे पास इसका हो गया कि सर्किट में हम इसे कनेक्ट कैसे करेंगे। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास जीनर डायोड है वो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे काम करता है। जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। देखो बेटे, वोल्टेज रेगुलेटर का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेटर का मीनिंग है कि वोल्टेज अगर कम हो तब भी कांस्टेंट आउटपुट देना और ज्यादा हो तब भी कांस्टेंट आउटपुट देना। आपने कई बार ओल्ड टाइम्स में जनरली ऐसा होता था, रेफ्रिजरेटर के ऊपर वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता था, टीवी के साथ में वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता था। जब वोल्टेज पीछे से सप्लाई कम होती थी, आजकल अभी हमारे इंडिया में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। 220 वोल्ट से अगर कम होता है, सपोज 200 वोल्ट तक है, तो वो उसे बढ़ाने का काम करता था, और बढ़ जाती थी तो उसे घटाने का काम करता था। इसे बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर।
तो अब ये जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे काम करता है वो समझने की हमें यहाँ जरूरत है। एक्चुअली जीना डायोड को जब हम सर्किट में यूज करते हैं तो इसको इस प्रकार से लगाया जाता है कि इसके साथ इनपुट में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इनपुट में क्या लगा देते हैं? एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस इनपुट में जिसे हमने बोला R। इसके साथ में हमने जोड़ दिया जीना डायोड। फाइन। अब ये आपके पास एन रीजन है, एन रीजन को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो ये रिवर्स बायस हो गया, यस और नो। ये आपके पास इनपुट सप्लाई हो गया V इनपुट, और यहां से हम लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या ले लेंगे? आउटपुट ले लेंगे। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब हमें ये समझना है कि ये किस प्रकार से वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम करता है। क्लियर? तो देखो बच्चों, वोल्टेज रेगुलेटर अगर ये काम करेगा तो जितना जीना डायोड को वोल्टेज चाहिए उतना यही खुद यूज करेगा। सपोज करते हैं 1 मिनट के लिए सपोज करते हैं कि इसे 4 वोल्ट का सप्लाई चाहिए। कितना वोल्ट चाहिए? 4 वोल्ट। और पीछे से अगर 6 वोल्ट आ गया तब भी इसे 4 वोल्ट मिलना चाहिए, और पीछे से अगर लेस आ गया, मान लीजिए 5 वोल्ट आ गया, तब भी इसे 4 वोल्ट ही मिलना चाहिए। यानी सप्लाई अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो तब इसकी सप्लाई के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो हमारे पास R है, एक बार ये देखिए, सपोज करते हैं कि हमारे पास इसमें से करंट कितना पास कर रहा है? I करंट पास कर रहा है इस रेजिस्टेंस में से। सर्किट में से कितना करंट पास कर रहा है बच्चों? I। अगर I करंट पास कर रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? वोल्टेज ड्रॉप विल बी IR। इज इट क्लियर? अब देखिए, अगर मान लीजिए इनपुट वोल्टेज बढ़ जाता है, इनपुट वोल्टेज बढ़ जाता है तो करंट बढ़ जाएगा। हाँ या ना बोलो बच्चों? और जब करंट बढ़ जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप, जितना वोल्टेज ज्यादा आया उतना एक्सेस ड्रॉप यहां पर हो गया। ये जो R की वैल्यू है ये इस प्रकार से लगाई होती है, हमने सुटेबली जो कैलकुलेट करके लगाई होती है कि अगर इसमें ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाए तो बढ़ी हुई वोल्टेज को ये खुद ड्रॉप करवा ले अपने क्रॉस। इज इट क्लियर? और इसको उतना ही वोल्टेज मिले जितना इसे चाहिए। अंडरस्टूड और? अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए इनपुट वोल्टेज कम आता है, इनपुट वोल्टेज कम आता है तो I कम हो जाएगा, और जब I कम हो जाएगा तो IR कम हो जाएगा। तो जो ड्रॉप ये पहले करवा रहा था एक नॉर्मल केस में, उससे कम ड्रॉप करवाएगा। मान लेते हैं पहले ये 1 वोल्ट या 2 वोल्ट ड्रॉप, सपोज 2 वोल्ट का ड्रॉप पहले खुद करवा रहा था, तो अब ये 2 वोल्ट से कम ड्रॉप करवाएगा। इज इट क्लियर? तो फिर इसको उतना ही वोल्टेज मिल जाएगा। फाइन। तो इसमें 2 केस होते हैं। पहला केस क्या? एक बार फोटो डायोड की बात नहीं कर रहे, इसको इधर ले आ रहे हैं, ठीक है? पहला केस ये कि इफ इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, तो इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज। करंट इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप क्या करेगा? इंक्रीज। वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज करेगा तो VZ क्या रहेगा? कांस्टेंट। VZ यानी जीनर वोल्टेज। VZ किसे बोल रहे हैं? जीनर वोल्टेज। जीनर वोल्टेज मींस वोल्टेज रिक्वायर्ड बाय जीनर डायोड। वोल्टेज रिक्वायर्ड बाय जीनर डायोड। नंबर 2, अगर इनपुट वोल्टेज डिक्रीज करता है तो करंट भी क्या करेगा? करंट डिक्रीज करेगा तो ड्रॉप IR क्या कम हो जाएगा? IR कम हो जाएगा, VZ क्या रहेगा? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो जब वोल्टेज बढ़ रहा है तब भी आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है, और जब वोल्टेज कम हो रहा है तब भी आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? तो इसे हम बोलते हैं बच्चों वोल्टेज रेगुलेटर। सो इट वर्क्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को है? कोई डाउट तो पूछिए। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है बेटे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही। अब सपोज करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि टीवी और रेफ्रिजरेटर के साथ में जो वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते थे, वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज करते थे, 220 वोल्ट चाहिए रेफ्रिजरेटर को। अगर मान लीजिए 240 वोल्ट आ रहा है तो उसे घटा देगा। सपोज करते हैं कि पीछे से, हालांकि ऐसा होता नहीं है, सपोज 400 वोल्ट आ गया तो ऐसा थोड़ी है कि वो 180 वोल्ट ड्रॉप करवा देगा। या मान लीजिए पीछे से 150 वोल्ट आया तो वो खुद के बढ़ा के उसे 70 वोल्ट बढ़ा दे। एक्चुअल में वैसे ट्रांसफार्मर का यूज करके ऐसा कर सकते हैं। जो वोल्टेज स्टेबलाइजर हम यूज करते हैं उसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक रेंज होती है कि कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज करता है। तो ये विद इन सम लिमिट्स, इट रेगुलेट्स द वोल्टेज विद इन सम लिमिट्स। एनी डाउट टू एनीबॉडी? तो ये था बच्चों जीनर डायोड एंड जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये किस रीजन में काम करता है? जीनर रिवर्स बाइसिंग के अंदर काम करता है।
एवालांच ब्रेकडाउन जो होता है उसमें ये बर्न नहीं होता। ये बर्न क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसकी डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये था बच्चों जीनर डायोड। क्या था? जीनर डायोड। अब हम किसकी बात करेंगे? थोड़ी सी फोटो डायोड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? फोटो डायोड की बात करेंगे। देखो बेटे, फोटो डायोड और सोलर सेल दोनों जो है ये अप्रोक्सीमेटली सेम है। अप्रोक्सीमेटली क्या है? इसमें तो हम बाइसिंग देते हैं डायोड को, और इसमें हम बाइसिंग नहीं देते। इन दोनों को हम थोड़ा साथ साथ समझ लेते हैं। एक में तो क्या करते हैं? बाइसिंग नहीं देते, और इसमें क्या करते हैं? बाइसिंग देते हैं। ये मेन डिफरेंस है। काम करने का तरीका लगभग दोनों का एक जैसा ही है। दोनों ही, जैसे मान लीजिए कि हम फोटो डायोड की बात करते हैं, ये कोई फोटो डायोड है, ये आपके पास डिप्लीशन रीजन है, ये P मान लीजिए, N मान लीजिए, सपोज दिस इज ए फोटो डायोड। नंबर एक बात तो ये कि फोटो डायोड जो है ये रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। जीनर डायोड की तरह ही ये भी किस में काम करता है? रिवर्स बाइसिंग में। ये हमें क्लियर होना चाहिए कि किसको बाइसिंग चाहिए, किसको बाइसिंग नहीं चाहिए, किसको फॉरवर्ड चाहिए, किसको रिवर्स चाहिए। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जीनर डायोड को कैसी बाइसिंग चाहिए? रिवर्स बाइसिंग। फोटो डायोड को कैसी बाइसिंग चाहिए? रिवर्स बाइसिंग। एलईडी को कैसी बाइसिंग चाहिए? फॉरवर्ड बाइसिंग। एलईडी को कैसी बाइसिंग चाहिए? फॉरवर्ड बाइसिंग। सोलर सेल को नो बाइसिंग, कोई बाइसिंग नहीं चाहिए। नो सप्लाई इज कनेक्टेड। सोलर सेल तो खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। अंडरस्टूड आर नॉट? अब देखो भाई, अब हम फोटो डायोड और सोलर सेल दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं। जो सोलर सेल है इसमें क्या होता है? हो सकता है मेरी ड्राइंग इतनी बढ़िया नहीं है तो मैं शायद उतना अच्छा ये नहीं बना पाऊँ। लाइक दिस, ये ऊपर वाला मान लीजिए N रीजन है, नीचे वाला P रीजन है। इसकी जो अपर लेयर है, P और N में से जो अपर लेयर है, वो अपर लेयर बहुत ही थिन होती है बेटे। इतनी थिन होती है कि जो सन से आने वाली जो लाइट है वो जंक्शन तक जा सके। ये आपके पास जंक्शन है, दिस इज जंक्शन। अंडरस्टूड आर नॉट? तो ये लाइट कहां तक जा सके? जंक्शन तक जा सके। जब जंक्शन तक लाइट जाएगी तो डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और दोनों में ही ऐसा ही होगा। यहां भी लाइट आ रही है, लाइट या फोटॉन्स व्हाटएवर यू वांट टू से, यहां भी लाइट आ रही है। क्लियर हुआ? अब ये जो लाइट आ रही है इसकी जो एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन बैंड गैप। दैट शुड बी ग्रेटर देन, यहां भी एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन बैंड गैप। कोई डाउट है? अरे भाई बैंड गैप से ज्यादा होगा। आप बच्चों को मैंने सेमीकंडक्टर्स जब हमने स्टडी किया तब हमने डिस्कस किया था कि बैंड गैप कितना होता है सेमीकंडक्टर्स का? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लीजिए कोई सिलिकॉन से बना हुआ है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे और कंडक्ट करने के लिए फ्री होंगे। इज इट क्लियर? तो इन दोनों ही केस में जो एनर्जी, लाइट एनर्जी डिप्लीशन रीजन के ऊपर गिर रही है वो क्या होनी चाहिए? बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। अब इसको हमने दे रखी है रिवर्स बाइसिंग। क्या दे रखी है बच्चों? रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग से डिप्लीशन रीजन मोटा हो जाता है ना, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। यानी मेजॉरिटी कैरियर, इधर कौन है मेजॉरिटी कैरियर? होल्स हैं। इधर कौन है मेजॉरिटी कैरियर? इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन डिप्लीशन रीजन में इन फोटॉन्स के गिरने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, कीप इन माइंड, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, यहां पर जो बैरियर वोल्टेज है, बैरियर वोल्टेज है कि नहीं? इधर कल पढ़ाया था ना डिप्लीशन रीजन में बैरियर वोल्टेज। ये बैरियर वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? यहां पर जो माइनॉरिटी कैरियर बन रहे हैं उनको क्रॉस करवाएगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स बने उन्हें तो ये भेज देगा n साइड में, और जो होल्स बने उन्हें ये भेज देगा p साइड में। इज इट क्लियर टू यू? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? और इसकी वजह से अब जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो जो करंट है वो लेफ्ट साइड में जाएगा ना, n से p रीजन की तरफ। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट ये फ्लो करेगा, तो ये टोटल करंट फ्लो करेगा। ये फ्लो कब करेगा? जब हम यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये हमारे पास है फोटो डायोड। फोटो डायोड में लाइट या फिर फोटॉन्स विद सुटेबल एनर्जी that must be greater than band gap energy when falls on the depletion region, then electron hole pair will be generated in this region. इस region में electron hole pair generate होंगे, and due to electric field in the depletion region or due to the barrier voltage, minority carriers, that electrons will flow towards n side and holes will flow towards p side and will generate a current I is equal to IE plus IH. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो इसमें हमें बाइसिंग चाहिए। भाई इधर नेगेटिव पॉजिटिव दे रखा है ना, हमने बैटरी दिखाई नहीं है, दिखा सकते हो आप यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है?
तो रिवर्स बाइस में काम करता है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? लेकिन यहाँ पर ये इसके अंदर क्या होगा, जब लाइट डिप्लीशन रीजन में जाएगी बिल्कुल सेम फिनोमेना, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, पी साइड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और एन साइड से होल्स जाएंगे पी साइड में। इज इट क्लियर? और उसकी वजह से जो करंट जनरेट होगा वो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर हम फ्लो करवाएंगे, जो हम सोलर सेल के अंदर या सोलर पैनल्स में सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, उसमें जो सोलर सेल लगे होते हैं वो एक्चुअली ये उसी की हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो एक सोलर पैनल में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स वर्किंग एट द सेम टाइम। इज इट फाइन? इट डज नॉट नीड एनी टाइप ऑफ बाइसिंग, इसको किसी भी बाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? हाँ जी, तो ये था हमारे पास सोलर सेल। इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर्स पी से एन में और एन से माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन एन साइड में और होल्स पी साइड में जाएंगे, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है। कोई डाउट है? तो छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, 2-2 नंबर के अंदर आएगा, तो शॉर्ट नोट्स हमें यहाँ पर बनाने हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, फोटो डायोड से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन है, द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज नोन टू बी मोर। एक बात ध्यान से स्टेटमेंट सुने, फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर में होता है, रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर में होता है, तो फिर फोटो डायोड को हम रिवर्स बायस में क्यों यूज कर रहे हैं? अरे भाई आपको करंट चाहिए ना इससे, तो हमारे पास जब फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तो करंट किस में होता है बेटे? मिली एम्पियर में। और रिवर्स बाइसिंग होती है तो करंट किस में होता है बेटे? माइक्रो एम्पियर में। फिर भी हम इसे रिवर्स बाइस में क्यों यूज कर रहे हैं जबकि हमें ज्यादा करंट इधर से मिल सकता है? अब इसका आंसर सुनिए, एक्चुअल में ऐसा है नहीं। जब ये रिवर्स बाइस में काम करता है तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां से जनरेट होंगे, जब बॉन्ड ब्रेकअप होंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन और होल एक बराबर बढ़ेंगे या कम ज्यादा बढ़ेंगे? बराबर बढ़ेंगे ना बेटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू डेल्टा एन ई इज इक्वल टू डेल्टा एन एच। वाई डेल्टा? ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होने की वजह से अब बने हैं। इज इट क्लियर? जो पहले फ्री नहीं थे अब फ्री हुए हैं। क्लियर हुआ? तो डेल्टा एन ई बराबर क्या है? डेल्टा एन एच। हाँ जी, कोई भी टाइप का सेमीकंडक्टर मान लेते हैं, सपोज करते हैं हम पी टाइप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पी टाइप की। अगर पी टाइप की बात करेंगे तो उसमें होल्स जो है वो किससे ज्यादा होंगे? इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है जी। अब होल्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, सपोज करते हैं, एक एग्जांपल से आप बच्चों को समझाता हूं। मान लेते हैं कि 1000 होल हैं और 200 इलेक्ट्रॉन है या 400 इलेक्ट्रॉन है, कितना भी मान लो, 600 मान लो, व्हाटएवर, कुछ भी मान लिया। ठीक है जी। यहां पर कितने बने? सपोज करते हैं 50-50 बने। कितने बने बच्चों? नए 50 बने। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्रैक्शन है वो कितना प्रोड्यूस हुआ? देखो 50 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए और पहले कितने थे हमारे पास? 600। और होल्स भी 50 प्रोड्यूस हुए, पहले कितने थे हमारे पास? 1000। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की। और ये किसकी बात कर रहे हैं? होल्स की। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से ज्यादा कौन है? अरे बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ना। पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? कम थे। अब दोबारा समझो, पी टाइप सेमीकंडक्टर मान लिया आपने। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं, लेकिन जब नए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन और होल बने नए वो बराबर बराबर बने। इसकी वजह से कितने इलेक्ट्रॉन नए बने डिवाइडेड बाय कितने ओरिजिनल थे, ये संख्या होल्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। यानी जो माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है ना वो ज्यादा आ रहा है। माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्रैक्शनल चेंज क्या आ रहा है बेटे? ज्यादा आ रहा है। इसलिए जो हमें करंट यहां पर चाहिए वो कंपैरेटिवली माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। Any doubt to anybody? That's why photodiodes are used in reverse biasing. That's why photodiodes are used in कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है जी। अब हम किसकी बात करेंगे? थोड़ी सी एलईडी की बात करेंगे, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडीज आप बच्चों ने देखी ही हैं। हमारे घरों में जो टीवी के रिमोट कंट्रोल में लगा होता है वो एलईडी है। बर्गुलर अलार्म, चोरी होने पर अलार्म बजने लग जाता है, उसके अंदर एलईडीज काम आती हैं। बहुत सारे ऑप्टिकल सिग्नल्स के अंदर एलईडीज काम आती हैं। ठीक है, आजकल ये एलईडी लाइट्स जो बन रही हैं इनके अंदर भी एलईडीज काम आ रही हैं। तो ये क्या है? ये लाइट एमिटिंग डायोड है।
क्या है बच्चे? लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड क्या करता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में अलग अलग वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में अलग अलग वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करता है। ये भी हेवीली डोप्ड होता है, ज्यादा डोपिंग करी गई होती है इसकी, और अलग अलग कलर्स की, जैसे रेड कलर की, वॉयलेट कलर की, या ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की लाइट्स कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंग या कोरस्पॉन्डिंग डोपिंग कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस कर सकता है। आपको किस कलर की लाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली इनकी डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होती है? अलग अलग होती है। तो एलईडी के ऊपर जब हम शॉर्ट नोट बनाएंगे तो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि एलईडी होता क्या है, एलईडी क्या होता है, क्या काम आता है, अलग अलग कलर्स की लाइट प्रोड्यूस होती है, क्या इसके यूजेस हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो मेरे ख्याल से एलईडी में भी इतना काफी है, इसमें और कुछ खास है नहीं। एलईडी के बारे में एक दो बातें जो है वो हमें और पता होनी चाहिए। एलईडी का यूज इन दिनों में, इन सालों में आपने देखा है कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? इसके कई कारण हैं। आजकल हम ये जो एलईडी बल्ब्स यूज कर रहे हैं इसके अंदर भी एलईडी जो डायोड्स हैं उनका यूज होता है। क्या कारण है कि इनका यूज इतना बड़ा है? रीजन इज, नंबर एक बात तो इनकी लाइफ लॉन्ग होती है, लॉन्ग लाइफ होती है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? जैसे हमारे पास बल्ब होते थे पुराने टाइम में, या इनकैंडेसेंट लैंप जिसे हम कह सकते हैं, उनकी लाइफ कम होती है। एलईडीज एक बार आपने ले लिया तो वो लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। हमारे घरों में भी एलईडीज आप देख रहे हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल तक आराम से चलती है। तो लॉन्ग लाइफ की वजह से। नंबर 2, लेस एक्सपेंसिव है, खर्चा कम होता है। इज इट क्लियर? नंबर 3, लो पावर कंजप्शन होता है, यानी कम इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा कि जो बल्ब है वो 100 वाट के आसपास पावर कंज्यूम करता है, और हमारे एलईडी जो है वो 3 वाट 4 वाट 5 वाट लाइट कंज्यूम करते हैं। तो ये लाइट का जो खर्चा है उसको भी कम कर देती है। तो मेरे ख्याल से ये 3-4 इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से हम एलईडीज का यूज करते हैं। दूसरी एक चीज, इसमें वार्म अप टाइम नहीं चाहिए। इसे क्या नहीं चाहिए? वार्म अप टाइम नहीं चाहिए। जैसे ही आपने ऑन किया वैसे ही एलईडी लाइट जो लाइट प्रोडक्शन उसका जो काम है वो प्रॉपर करने लगती है। कई डिवाइसेज ऐसी होती हैं जिनको गर्म होने के लिए टाइम चाहिए, वार्म अप टाइम चाहिए। तो एलईडी डज नॉट रिक्वायर एनी वार्म अप टाइम। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एलईडीज। एनी डाउट? तो ये स्पेशल पर्पस डायोड थे बेटे, इन्हें बोलते हैं स्पेशल पर्पस डायोड या पीएन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशंस। तो 4 डायोड्स के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी यहाँ बातचीत की। जीरो डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, फोटो डायोड, एलईडी एंड सोलर सेल। इसके ऊपर शॉर्ट नोट बनाने हैं। आई होप कि आप बच्चे समझ गए होंगे और उसे तैयार कर लेंगे।